तो आज हम पढ़ेंगे कि आरबीसी के बारे में। कंटिन्यू है हमारी स्टडी। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किया आरबीसी का साइकिल और आरबीसी के फीचर्स, मॉर्फोलॉजी और उसके नंबर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो एरिथ्रोपोइसिस हो रही थी ना आरबीसी के साइकिल में, हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे, एक एरिथ्रोपोइसिस और एक हमने साथ स्टडी किया था हेमेटोलाइसिस या हेमोलाइसिस। तो अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस होती है, फिर वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हेमोलाइसिस के एंड में आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर पढ़ते हैं एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर्स, मीन्स दोज फैक्टर्स विच काज एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाती है। नंबर 1 जनरल फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो हैं जनरल फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है एरिथ्रोपोएटिन, किडनी के पास रिलीज होता है किडनी की वजह से। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन। फिर आ जाता है हमारे पास थायरक्सिन, थायराइड हार्मोन है। फिर हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, ये सब की डिवीजन करने में मदद देते हैं, सारे ब्लड सेल्स की। हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स मेनली ये जो होते हैं सेक्रीशंस होते हैं जिनको इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, 3, 6 एंड 11। जो 3 और 6 है इनको रिलीज करने वाले टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जबकि जो 11 है इनको रिलीज करने वाला ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास वाइटामिन। तो वाइटामिन में हमारे पास सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो ये सारे एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल होते हैं। किस तरह होते हैं देखिए, इस तरह के विटामिन बी जो है हमारे पास मैचुरेशन फैक्टर में भी आता है, तो इसकी अगर डिफिशियंसी होगी तो पर्नीशियस एनीमिया होगा। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी तो हीलिंग पुअर होगी। जब हीलिंग पुअर होगी तो ब्लड का लॉस होगा। जब ब्लड का लॉस होगा तो एरिथ्रोपोएटिन एक्टिव हो जाएंगे कि ब्लड की सेल्स के अंदर कमी आ रही है, तो ब्लड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली रिकेट्स की में मतलब विटामिन डी की कमी की वजह से भी एनीमिया काज होगा, और विटामिन ई की वजह से भी एनीमिया काज होता है। और विटामिन के में जो है ना ब्लड क्लटिंग पुअर हो जाती है, तो ब्लड का लॉस हेमोरेज होगा। जब ब्लड का लॉस होगा तो एरिथ्रोपोएटिक बाकी फैक्टर जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे और दोबारा से ब्लड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। सेकंड स्टेज में आते हैं हमारे पास मैचुरेशन फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर जो कि आरबीसी की मैचुरेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो मैचुरेशन फैक्टर में आते हैं हमारे पास सबसे पहले विटामिन B12, फिर आते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर, और फिर आते हैं हमारे पास फोलिक एसिड। तो विटामिन बी जो है हमारे पास ये क्या करता है, ये करता है डीएनए की सिंथेसिस। किसके डीएनए की सिंथेसिस? एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के डीएनए की सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे पास सेल की क्या शेप बनती है? मैक्रोसाइटिक बनता है, और उसे हमने एक्सप्रेशन नाम दिया है पर्नीशियस एनीमिया। ये देखिए यहाँ पर्नीशियस एनीमिया, पुअर हीलिंग होगी जिसकी वजह से जो है एनीमिया काज होगा। विटामिन डी में रिकेट्स प्लस एनीमिया, विटामिन ई में भी एनीमिया काज होगा, कमी इसकी अगर होगी तो। और विटामिन के ब्लड क्लॉट जो है वो
पुअरली बनेंगे, तो उनकी वजह से एनीमिया होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल क्या करता है, ये हमारे पास विटामिन बी की अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, इंटेस्टाइन में उसकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है। अगर इसकी एब्सेंस होगी तो ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब ये अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो मैचुरेशन नहीं होगी, जब मैचुरेशन नहीं होगी तो पर्नीशियस एनीमिया काज होगा। इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी और विटामिन B9 फोलिक एसिड जो है हमारे पास, इसकी अगर कमी होती है तो हमारे पास जो एनीमिया काज होता है उसको हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, अगर इसकी कमी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन भी डीएनए सिंथेसिस होता है राइबोसोम की, सॉरी आरबीसी की। फिर आते हैं हमारे पास साइज कैसा होगा, मैक्रोसिटिक। तो ये थे हमारे पास मैचुरेशन फैक्टर। अब आरबीसी बन गया। अब आरबीसी के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है जो औरों में नहीं है, वो है हमारे पास हेमोग्लोबिन। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के फैक्टरेशन में जो हेल्पफुल होते हैं, सबसे पहले आते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स। कौन से? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एमिनो एसिड, ठीक है, कि एमिनो एसिड्स आते हैं। हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम अब इनके फैक्टर डिस्कस करने के बाद स्टडी करेंगे कि वो कैसे जो है ना, उनके हेम पोर्शन कौन बनाता है, ग्लोबिन पोर्शन कौन बनाता है, और ये कैसे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, कलरफुल नॉन कलरफुल, तो वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे पास आयरन की ज़रूरत होती है, और आयरन में कौन सा? फेरस, ठीक है, याद रखना है आपने, फेरस। अगर फेरी होगा तो वो नॉन कंडीशनल है, ठीक है, तो वो पैथोलॉजिकल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं फेरी एनीमिया। फेरी हेमोग्लोबिन और बन जाता है वो। अच्छा, फिर इसके लिए चाहिए होते हैं हमारे पास कॉपर, कोबाल्ट, निकेल। विटामिन में चाहिए होते हैं विटामिन C एंड B। तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। ये तो थे हमारे पास वो फैक्टर जो एरिथ्रोपोइसिस करवा रहे थे। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनके जो हेमोलाइसिस के नतीजे में बनते हैं, ठीक है। हेमोलाइसिस एंड प्रोडक्ट्स। हेमोलाइसिस के नतीजे में होने वाले जो फैक्टर्स पैदा होंगे वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमने आरबीसी का साइकिल भी साथ पढ़ा है ना। तो आरबीसी के साइकिल हमेशा 2 स्टेप से मिलकर बनता है, एक इसकी प्रोडक्शन और दूसरी इसकी डिस्ट्रक्शन। ये अलग खेला हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कोई बाकी सेल की तरह नहीं है कि ये रिप्रोड्यूस हो जाए या ये जो है ना डिवाइड हो जाए। इनकी डिवीजन नहीं होती है, इनकी सिर्फ और सिर्फ डिवेलपमेंट होती है, यानी कि एक आम ऑलरेडी मौजूद सेल से ही बनते हैं, स्टेम सेल से, ठीक है। हेमोलाइसिस में क्या होता है, जो हमारे पास हेमोग्लोबिन है, मैं इधर बनाता हूँ, ये है हमारे पास हेमोग्लोबिन। ये टूट जाता है 2 पार्ट्स में। कहाँ पे टूटता है? स्प्लेनिक वेसल्स में। वो आपको पता है क्यों टूटता है, हमने डिस्कस किया था डिटेल्स में। एक हेम पार्ट में, ठीक है, और एक ग्लोबुलिन पार्ट में या ग्लोबिन पार्ट में, ठीक है, हेमोग्लोबिन। अब इसके ये 2 पार्ट्स हो गए, हेम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। जो हेम पार्ट है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक टाइप बनाते हैं हमारे पास पोरफायरिन, ठीक है, इसको हमने यहाँ लिखना था, चलिए। और एक पार्ट बनाते हैं हमारे पास आयरन। हीम के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, पोरफायरिन एंड आयरन। आयरन में क्या होता है हमारे पास? आयरन दोबारा से कन्वर्ट होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक को हम कहते हैं हेमोसिट्रिन, और एक को हम कहते हैं फेरिटिन। और ये दोनों जो हैं, दोनों के दोनों, ये दोबारा हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में मदद देते हैं, ठीक है। ये दोबारा से जो है ना हेमोग्लोबिन में की प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं, बॉडी इनको दोबारा से कैरी कर लेती है। सिमिलरली जो ग्लोबिन पोर्शन है वो भी दोबारा कहाँ जाता है?
हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं जाता। ये दो पार्ट्स जो है ना, ये बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं। कौन कौन से पार्ट? हेम का आयरन वाला पोर्शन और ग्लोबुलिन का फुल पोर्शन, ये दोनों क्या बनाते हैं? हेमोग्लोबिन दोबारा बना लेते हैं। बॉडी इनको बाहर नहीं छोड़ती, एक्सक्रीट नहीं करती। अगेन यूटिलाइज, रिसाइकल टाइप हो जाते हैं। मगर जो ये वाला पार्ट है पोरफायरिन, ये दोबारा यूटिलाइज नहीं होता। पोरफायरिन किस में चीज में कन्वर्ट होता है? लिवर में जाके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बिलीवर्डिन में। ठीक है, फिर वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कंजुगेटेड या नॉन कंजुगेटेड बिलीरुबिन वगैरह बनेंगे। बिलीवर्डिन दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन के फिर दो पार्ट्स बनते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं, ये एक पार्ट, ये दो पार्ट। तो बिलीरुबिन के हमारे पास दो पार्ट बन जाते हैं। दो टाइप्स के बिलीरुबिन होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास स्टर्कोबिलिन एंड एक है हमारे पास यूरोबिलिन या यूरिकोबिलिन। जो यूरोबिलिन का पोर्शन है ये जाके एक्सक्रीट होता है, यूरिनेशन में चला जाता है, येलो कलर देता है यूरिन को, और ये जो है ना ये ब्राउन कलर देता है फिशेस को, ठीक है, स्टूल्स में चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से ये बॉडी से जो है ना बाहर चले जाते हैं, जबकि ये बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। अब लास्ट टाइम हमने क्या क्वेश्चन किया था कि जो हमारे पास आरबीसी हैं, अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो हाइट्स पे चला जाता है, हाइट्स पे क्या होता है हमारे पास कि जो प्रेशर है वो कम होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होता है। अब प्रेशर के कम होने की वजह से जो लंग्स के अंदर है ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन कम होती है। जब ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कम होती है तो बॉडी को ऑक्सीजन और चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जब एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा हो जाती है तो आरबीसी की तादाद बढ़ जाती है, यानी कि कम प्रेशर की वजह से आरबीसी की तादाद बढ़ गई। दूसरा फैक्टर क्या था हाइट पे जाने से? टेम्परेचर में कमी आना। अब टेम्परेचर में कम होने की वजह से जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि आरबीसी आसानी से नहीं टूटते हैं। तो उस वजह से भी आरबीसी का काउंट मेंटेन रहता है या फिर ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। यही वजह है कि ब्लड बैंक में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास जो ब्लड के पैचेस होते हैं या बैग्स होते हैं उनको हम माइनस टेम्परेचर पे रखते हैं, 2 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी ब्रेक डाउन जो होती है वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, वो आसानी से टूट नहीं पाते हैं। तो उस लास्ट वाले का आंसर क्या था कि अगर हमारे पास हाइट में इजाफा होगा तो आरबीसी की तादाद में भी क्या होगा? इजाफा होगा, ठीक है। ये उसका आंसर था लास्ट टाइम वाले। आंसर लिख लेता हूँ। हाइट इंक्रीज which means pressure will decrease, also temperature will decrease, eventually they will cause increase in RBC, ठीक है। तो लास्ट वाले का ये क्वेश्चन आंसर था। जबकि जो इस नेक्स्ट के लिए आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम करते हैं कि देखिए हमने ये पढ़ा है कि हेमोलिसिस की वजह से क्या हो रहा था? बिलीरुबिन हो रहा था, यानी कि बिलीवर्डिन बन रहा था, फिर स्टर्कोबिलिन, यूरिकोबिलिन वगैरह बन रहे थे या यूरोबिलिन बन रहे थे। तो क्वेश्चन हम इसी से ले लेते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास बिलीरुबिन की तादाद बढ़ जाती है तो एनीमिया होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यह एनीमिया वैसे भी अपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। इफ बिलीरुबिन इज इंक्रीज्ड व्हाट विल हैपन टू नंबर ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी को क्या होगा, ठीक है। इंक्रीज, डिक्रीज, न्यूट्रल। तो ये नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन है कि आरबीसी की तादाद में क्या चेंज आएगी अगर हमारे पास बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो आरबीसी के हमने दो किस्म के फैक्टर्स पढ़े, एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर जिनकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस हो रही थी, और वो प्रोडक्ट्स जो हेमोलाइसिस के एंड में हमें मिल रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया डिटेल्स में, क्वेश्चन का आंसर भी हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, और इसका हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल गया। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर देंगे। आप तब तक अपनी ट्राई करें।